No, welcome to the third last lecture of Unit 5 or syllabus, I should say. Now, yesterday we have completed the selection of controls. We have concluded with this selection of control, total point of design of control. ठीक है, सिलेक्शन ऑफ कंट्रोल के साथ हमने टोटल डिजाइन ऑफ कंट्रोल खत्म किया। अब मैन मशीन सिस्टम का तीसरा एस्पेक्ट जो है लेआउट ऑफ वर्क स्पेस और वर्किंग एनवायरनमेंट आज हम देखेंगे एंड टुडे विल कंप्लीट दिस। नाउ am I audible to all? Yes, sir. Okay. Now, Yes, sir. Okay, thank you. वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है विच रिक्वायर्स मेनी कंसिडरेशंस इन द डिजाइन ऑफ मैन मशीन सिस्टम। हमने देखा था मैन मशीन सिस्टम में तीन तरह के डिजाइंस बहुत इम्पोर्टेंट थे। पिछले हमने डिजाइन कंट्रोल पढ़ा था और ये जो है वो वर्क एनवायरनमेंट डिजाइन है। माने वर्क एनवायरनमेंट में ऑपरेटर की सीट, ऑपरेटर के आसपास जो भी है उन सबको हमको देखना है कि कंट्रोल्स हैं तो किस रेंज में है, मतलब रेंज इन द सेंस उसके लिम्स माने उसके हाथ पैर की अलाउंस के अंदर है कि नहीं। जो डिग्री ऑफ कंट्रोल्स की हमने बात करी थी, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री ऑफ कंट्रोल, वो डिपेंड करता था कि कौन सा कंट्रोल कितना ज्यादा जरूरी है, तो उसकी एक रेंज डिसाइड होगी। ठीक है, आसपास कितना नॉइस है, उसको कैसे घटाया जा सकता है, आसपास का वातावरण कैसा हो, ये सारी चीजों के बारे में हम स्टडी करेंगे। और एर्गोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम वाइल डिजाइनिंग द सिस्टम या वर्किंग एनवायरनमेंट या वर्किंग स्पेस फॉर एन ऑपरेटर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। नाउ द एनवायरनमेंट जिसमें ऑपरेटर या वर्कर परफॉर्म करता है अपना जॉब, वो कुछ बातों से इन्फ्लुएंस होता है मेजरली। एक जो थकान होती है वर्कर को, जिसे हम फटीग या स्ट्रेन बोलते हैं, वो उसको होती है जब वो काम करता है ना। तो एक तो ये चीज मेन है। दूसरा जो है प्रोडक्टिविटी सिस्टम की। प्रोडक्टिविटी अगर सिस्टम के लिए जाना है तो उसको लगे रहना है। तो ये दो मेन चीजें हैं। इवन देन ऑप्टिमम वर्क मेथड भी कई बार हेल्प नहीं कर पाते, क्योंकि थकान तो आएगी। ऑप्टिमम वर्क मेथड एक सर्टेन लिमिट तक ही उसको फटीक नहीं आने देंगे, बट एट द एंड ऑफ द 8 आवर्स फटीक और स्ट्रेन तो उसको आएगा, चाहे वो मेंटल हो चाहे फिजिकल हो। ठीक है, इवन द ऑप्टिमम वर्क मेथड्स वुड नॉट हेल्प इफ वर्क लेआउट या वर्किंग एनवायरनमेंट where exactly operator has to perform. Many things are there like undesirable noise or insufficient light, which exactly leads to poor visibility, smoke है, fumes है, अनक्लीननेस है, सफाई नहीं है अगर एनवायरनमेंट में। तो ये सारे कारण है जिसके कारण ऑपरेटर का परफॉर्मेंस इम्पैक्ट होता है। या हम दूसरे शब्दों में ये कहें कि ऑपरेटर्स परफॉर्मेंस एंड कंफर्ट आर डिपेंडेंट अपॉन प्रोपोर्शनल डिजाइन ऑफ वर्क स्पेस, या रादर आई कैन से कि ऑपरेटर्स परफॉर्मेंस जो है वो प्रोपोर्शनल है कंफर्ट के। कंफर्ट इन द सेंस वर्क कंफर्ट, इट इज नॉट कंफर्ट कि उसको रेस्ट लेना है ना। इट इज लाइक वर्क कंफर्ट, उसको वर्क करने में कंफर्ट हो, उसके लिए वो डिजाइन करना वर्क स्पेस को, है ना। इसको वर्क करने में आसानी हो, वर्क करने में उसमें कोई दिक्कत उसको ना हो, वो उतना आराम उसको हो, और that he or she can perform till the as per the desired performance. ठीक है, so the main aim is to arrive at optimum location and arrangement of every or each component which is responsible for the which is really essential for the
स्मूथ वर्किंग, है ना, बिल्कुल बढ़िया से स्मूथ वर्किंग हो, जो उसके लिए ऑप्टिमम रिक्वायरमेंट है उसके लिए उसको डिजाइन करना है। नाउ ये सारे कुछ कंपोनेंट्स हैं जिनको हम डिजाइन करते हैं उसके वर्क स्पेस के लिए, वो कुछ इस तरह से हैं। एक तो इक्विपमेंट, दूसरा उसका सीटिंग अरेंजमेंट, माने वो जहां बैठा है अगर वो बैठ के ऑपरेट कर रहा है तो, दूसरा डिस्प्ले, ठीक है, तीसरा कंट्रोल, चौथा मशीन्स और छठा वर्क स्पेस। ठीक है, ये सारे कॉमन, ये सारे कंपोनेंट्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं वर्कर के टास्क को। ठीक है, now it is really very obvious that all these components which we have discussed now have certain optimum location with respect to the worker position। ऑपरेटर या वर्कर की पोजीशन से ये सारे, मतलब ये सारी चीजें जब फिक्स होती हैं तो ये ध्यान में रख के किया जाता है कि ऑपरेटर की लोकेशन के रेस्पेक्ट में डिजाइन करना होता है। ये ऑपरेटर के चारों ओर है। जैसे सबसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो हम बोलते हैं वो होता है एयरक्राफ्ट का, जब वो कॉकपिट में बैठता है। तो आप कॉकपिट का जब भी आपने वीडियो देखा होगा तो पायलट कंट्रोल से घिरे रहते हैं। उसके सर पे भी कंट्रोल होता है, तो उसके सामने भी कंट्रोल होता है, तो उसके नीचे में भी कंट्रोल होता है। माने वो चारों तरफ जो उसका आई जोन है उसमें उसके कंट्रोल है नीचे से ऊपर तक। और उसके में उसके सामने विंडो तो होती है लेकिन उस विंडो से कुछ दिखता नहीं है, जैसे हम ट्रक और बस में देखते हैं। तो उसको तो सिर्फ और सिर्फ जो उसको डिस्प्ले दिखा रहा है उसी से चलना पड़ता है। सिमिलरली मशीन्स के साथ भी वही है। मशीन्स के साथ भी बिल्कुल वैसा ही है कि अंदर क्या हो रहा है, कुछ मशीन्स डिस्प्ले करती हैं, कुछ मशीन्स को हम चाह के भी डिस्प्ले नहीं कर पाते कि अंदर एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो जो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही होती है वो हमको दिखती है। अब जैसे लावा मेल्ट हो रहा है, वो हमको कई बार आजकल दिखता है, पहले वो भी नहीं दिखता था। या दूसरी तरीके की वर्किंग से सीएनसी मशीन में वो दिखती हैं। लेकिन अब जैसे हम ईसीजी मशीन को देखें तो ईसीजी मशीन भी एक तरह से मैकेनिकल मशीन है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग से वो बनाई जाती है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग बहुत बड़ी ब्रांच है। उससे जब बनाई जाती है तो एग्जैक्टली उस मशीन से वो ग्राफ फॉर्म में जरूर डिस्प्ले कर रहा है, लेकिन एग्जैक्टली अंदर क्या है, मुसीबत क्या है हार्ट के साथ, वो नहीं दिख रहा। वो फिर सोनोग्राफी वगैरह से दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह की मशीन में जैसे ईसीजी, तो फिर वो ग्राफ फॉर्म में अंदर का हाल बता रहा है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि अंदर मशीन्स के एग्जैक्टली जॉब पीस के साथ क्या हो रहा है वो हमको पता नहीं पड़ पाता, है ना। So just now we have seen this. Now it is very now work study experts जो हैं वो उन्होंने establish किया है कि importance और frequency of use of principle for the general management, general arrangement of layouts and sequence of use uh, and functional relationship between the principles should be taken into consideration. Yes, it is very much necessary. Now, certain data are required to conclude whether we have a proper data, a proper design for conclude the design of conclude the decision for proper design while considering the ergonomic design for the workplace. So, what are those? First of all, design data on controls and displays. जो डिस्प्ले हैं और जो कंट्रोल्स हैं उनकी डिजाइन। दूसरा है एंथ्रोपोमेट्रिक डेटा कंसर्निंग अ पर्टिकुलर सिचुएशन। एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे बैठे हुए, एक पर्टिकुलर मशीन पे, एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे बैठे हुए ऑपरेटर का एंथ्रोपोमेट्रिक डेटा। एंथ्रोपोमेट्रिक डेटा माने उनकी लिम्स का डायमेंशन। लिम्स का डायमेंशन माने वही बॉडी पार्ट्स का डायमेंशन, बहुत फाइन तरीके से लिया जाता है। फिर उसका अलाउंस बिठाया जाता है, क्योंकि जैसे अपन ने डिस्कस किया था ह्यूमन को अगर हम देखें तो सबकी आर्म लेंथ, फिंगर लेंथ, पाम लेंथ सबकी अलग अलग होती है। शोल्डर विड्थ वगैरह जो भी है वो सबका अलग अलग होता है। इट हैज वेरिएशन, इट वेरीज विथ मेनी डायमेंशन। सो
after studying those anthropometric data, हर चीज की एक बेस डायमेंशन और फिर उसकी एक लिमिट डिसाइड होगी. माना if it is like 10 centimeter, then it will be plus minus 1 centimeter or plus minus 2 centimeter. So the range will be like 8 centimeter से 12 centimeter वाला place हो सकता है इसमें. तो वो एक allowance format में आ जाता है. तो उस हिसाब से एक पर्टिकुलर हाइट का विड्थ का बंदा उस पे बैठ के ऑटोमेटिक अपने हिसाब से एडजस्ट करके काम कर सकता है. सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ anthropometric data while designing this workspace. And also, as I told you, we need design data for placing the controls and displays, क्योंकि वो डिस्प्ले को देखकर उसको इंफॉर्मेशन गैदर करनी और फर्दर एक्शन प्लान करना है, और उन कंट्रोल से उसको पूरी प्रोसेस को कंट्रोल करना है, और कई बार इमरजेंसी कंट्रोल्स को भी उसको एक्ट करना पड़ सकता है. सो दिस मच control has to be this much things has to be taken care of while designing this workspace. Okay, so that comfortably operator अपनी place पे बैठकर perform कर सके at the level of desired output. Now we for that we have certain general rules of layout design. First of all, in similar type of machinery है तो relative location जो displays के हैं या controls के हैं वो similar होंगे, है ना. We can take this ratio like, and for simultaneously work controls or concurrently used components जो parallelly काम चल रहे हैं, the location should be opposite to each other and equally spaced on both the sides. Now this is the concept, like our body is symmetric to y-axis, we all know. So जो नाक से दूरी एक कंधे की है वो नाक से दूरी दूसरे कंधे की भी है. So this is magic of control, magic of body dimensions. ठीक है, basic dimensions है. Just a minute. Okay. Actually, someone's mic was open, so it was disturbing sound all around. That's why I muted all the people. I'll open it. If you have any doubt, you can raise hand, or you can unmute yourself as well. No issues. Okay. Now, तो जो बॉडी सिमेट्री है उससे क्या होता है, अगर हमको दो काम पैरेलली करने हैं और उसके दोनों के कंट्रोल्स अलग अलग हैं, तो हमारी बॉडी से जितना दूर एक तरह का कंट्रोल राइट हैंड साइड पे उतना ही दूसरा लेफ्ट हैंड साइड पे होगा. ये बेसिकली जो एंथ्रोपोमेट्रिक डेटा है इसी से हमको मिलता है, बिकॉज कोई कितना भी लंबा चौड़ा या कुछ भी डायमेंशन का हो, हमारी जो बाई एक्सिस से बॉडी सिमेट्रिक है, तो उस एक्सिस जो राइट पोर्शन हमारा दूर है, जो लोकेशंस दूर हैं, उतना ही लेफ्ट पोर्शन से हमारा लोकेशन दूर रहता है. सो ये एडवांटेज डिजाइनिंग में हम लोग यूज करते हैं. नाउ इमरजेंसी कंट्रोल्स एंड उसके जो डिस्प्ले हैं शुड बी विद इन दी रीच or within the normal working area of the worker. Yes, now it is talking about the first degree of control. First degree of control में बेसिक ये तो आते ही हैं, कंट्रोल्स तो आते ही हैं जो नॉर्मल वर्किंग के लिए चाहिए. And another thing is emergency control should be as close as possible, because इमरजेंसी कंट्रोल में इंस्टेंट स्टॉप हमको चाहिए रहता है, तो इंस्टेंट स्टॉप का स्विच इट शुड बी एज क्लोज एज पॉसिबल, है ना. माने जो रेंज का जो लोएस्ट पोर्शन होगा अलाउंस का, उसमें इमरजेंसी कंट्रोल को प्लेस किया जाएगा. एंड एन अलाउंस फॉर कंटिन्यूस लिम्ब मूवमेंट ऑफ वर्कर should be provided
when controls are being activated in sequence, तो ऑटोमेटिक जो अलाउंस है वो उसके लिए एप्लीकेबल होता ही है जब वो वर्कर मूवमेंट करता है अपने लिम्स का, तो ताकि वो कंट्रोल्स को इजीली एक्चुएट कर सके एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में. Now, sitting posture is quite important. Sitting posture अगर पॉसिबल हो तो वर्कर को प्रोवाइड करना चाहिए. दैट इज गुड इवन इफ समटाइम्स लाइक मेजर पार्ट उसका स्टैंडिंग का है, बट अगर उसके लिए सिटिंग अरेंजमेंट है, so for a time being he can relax by the time if machine is getting operated, job is getting operated by machine. So if it is like sitting arrangement होना चाहिए. Another thing is for precise movement, जो specific movements हैं बहुत ही precise हैं, हैंड और सपोर्ट के हैंड का और फुट का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है. हैंड और फुट का सपोर्ट इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि देयर आर वेरी मच वाइब्रेशंस, और कई बार बैठना है, कई बार उठना है, तो देयर शुड बी अ हैंड सपोर्ट एंड फुट सपोर्ट आल्सो अवेलेबल. क्योंकि इफ यू अप्लाई अ लार्जर फोर्स, किसी भी चीज पे लार्ज फोर्स जब आप लगाते हो तो फुट पोजीशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है. तो फुट पोजीशन को प्लेस करना पड़ेगा. इट इज नॉट लाइक कि जमीन पे फुट कैन बी इजीली प्लेस्ड ऑल्सो. उसके लिए अलग से पोजीशंस डिजाइन की जाती हैं, जैसे हाथ के लिए हैंडल्स यूज किए जाते हैं. ठीक है, तो लोकेशंस शुड बी आइडेंटिफाइड एज पर हैंड यूज्ड फॉर द ऑपरेटर एंड सिमिलरली राइट साइड फॉर राइट हैंड ऑपरेशन. ये वही बॉडी सिमेट्री पे बेस्ड है. In case of operator is required to apply moderately strong force, as I told you, अगर जोर से कुछ चीज को मूव करना है ड्यूरिंग इन ऑपरेशन, तो एक सीट बैक रेस्ट होना जरूरी है. मतलब आप जब भी कुछ जोर से करना चाहते हो या इमीडिएट करना चाहते हो, तो एक आपको जो बेस चाहिए रहता है वो आपकी बैक का चाहिए रहता है, स्पाइन का सपोर्ट चाहिए रहता है, और दूसरा आपकी फीट के नीचे सपोर्ट होना चाहिए. then and only then sudden और larger force को आप अप्लाई कर सकते हो. ये बॉडी डायनेमिक्स से, एंथ्रोपोमेट्रिक डेटा से पता पड़ता है. ठीक. नाउ देन कम्स द डिजाइन शुड अलाउ द चेंज ऑफ पोस्चर एज मच एज पॉसिबल. तो ये भी जो सीटिंग डिजाइन है या जो वर्किंग स्पेस है उसमें पोस्चर का चेंज होना या करना का ऑप्शन होना चाहिए. ठीक है. नाउ लेट अस सी द कंट्रोल्स एंड डिस्प्लेस लोकेशन controls and displays location in working space. Now displays should be mounted on arranged that the operator may see them from his normal working position. नॉर्मल वर्किंग पोजीशन में दोनों चीजें आती हैं. अगर सिटिंग अरेंजमेंट भी हमने दिया है तो वो कंट्रोल्स सीट लेने के बाद भी ऑपरेटर को, बैठे हुए ऑपरेटर को भी क्लियर विजिबल होने चाहिए, और नॉर्मल पोजीशन में अगर वो खड़ा भी है तो भी उसको क्लियरली विजिबल होने चाहिए. कंट्रोल्स और डिस्प्लेस को वर्किंग स्पेस में ऐसा लोकेट किया जाता है. When many controls along with their associated displays are mounted on one panel, जब हम बहुत सारे कंट्रोल्स को लगाते हैं जो कि एक ही डिस्प्ले से कहीं ना कहीं जुड़े हैं और एक ही पैनल पे अटैच है, तो हर डिस्प्ले डायरेक्टली माउंट किया जाता है कंट्रोल पे. माने कंट्रोल के जस्ट पास ही उसके डिस्प्ले को लगा दिया जाता है, सो दैट किस कंट्रोल को ऑपरेट करके हमको कहाँ डिस्प्ले मिलेगा वो क्लियरली दिखा जाए. और इस रूल को मैक्सिमम पॉसिबल फॉलो किया जाता है. इस रूल को मैक्सिमम यूज करना पड़ता है. सॉरी. Display should be grouped in such manner it is easy to cross-check displays in one group. Yes, it is like बहुत सिंपल सा एग्जांपल है. अगर ऊपर नीचे लेफ्ट राइट का ऑप्शन हो तो वो एक ही कंट्रोल में एक ही पैनल पे लगाया जा सकता है, और सो दैट लेफ्ट राइट अप एंड डाउन अगर हमको लीवर लगाना है वो
एक ही लीवर में चारों कंट्रोल आ जाएंगे और एक ही जगह आ जाएंगे। और इस तरह का कोई और भी कंट्रोल अगर है, लाइक ये तो लीनियर मूवमेंट हो गया, अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट, इसके अलावा कोई रोटेटरी मूवमेंट भी है इसमें, तो वो भी इसके पास ही लगाना चाहिए, ताकि जो लीनियर और रोटेटरी मूवमेंट है अप डाउन लेफ्ट राइट के, वो बगल में ही हो। तो उसमें याद करना, जो कंट्रोल्स हैं उनको याद करना बड़ा आसान होता है, और तुरंत तुरंत हम किसी भी सिचुएशन के लिए एक्ट कर सकते हैं, उनको याद इजीली हो जाता है कि कौन सी चीज कहाँ है। ठीक है, तो डिजाइनिंग का ये एक पार्ट भी है। Displays such as control should be grouped either functionally or sequentially. Yes, this is also the case. फंक्शन वाइज नॉर्मली अगर उस मशीन से हमको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस लेने हैं, तो उस सीक्वेंस को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए और उसी हिसाब से प्लेस करना चाहिए। नॉर्मली ये लेफ्ट टू राइट अप्रोच में रखे जाते हैं। In case of grouping the controls in a sequential use, it is preferable to utilize horizontal left to right, as I told you. Left to right होता है, vertical में top to bottom होता है। तो इस तरह से ये रखे जाते हैं क्योंकि हमारी नजर ऐसा काम करती है। इट इज नॉट मैं लेफ्टी हूँ, मैं राइटी हूँ, लेकिन हमारी नॉर्मल ह्यूमन आई जो कोऑर्डिनेट करती है ब्रेन के साथ, वो लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम कोऑर्डिनेट करती है बड़ी इजीली। सो बॉडी डायनेमिक्स और ब्रेन के डायनेमिक्स को सोच के भी चीजों को डिजाइन करना पड़ता है। कंट्रोल्स जो है किसी भी मशीन के या डिस्प्ले जो है रेल के या रोड के, कई बार ये इस तरह के होते हैं जैसे पिक्चर में दिखाए गए हैं। कई बार ऐसे पैनल्स रेलवे और रोडवेज के व्हीकल्स में भी यूज होते हैं। नाउ कम्स दी वर्किंग स्पेस, working space required by the worker. Now working space की हम बात करें तो working space is very much required by the worker, and it also depends on his working posture, किस working posture में उसको exactly काम करना है। क्योंकि इफ यू सी द एयरक्राफ्ट, तो उसकी सीट जो है वो ऐसी डिजाइन की जाती है कि वो वर्क एयरक्राफ्ट में बैठा है तो वो नीचे की तरफ भी झुकेगा, वो सीट की तरफ भी टिका रहेगा। व्हेन एयरक्राफ्ट मूव्स अपवर्ड्स, व्हेन एयरक्राफ्ट मूव डाउनवर्ड्स, तो वो आगे की तरफ झुकेगा। व्हेन एयरक्राफ्ट मूव्स इन द लेफ्ट हैंड साइड, तो वो लेफ्ट की तरफ झुकेगा। व्हेन एयरक्राफ्ट मूव्स राइट हैंड साइड, तो वो राइट की तरफ झुकेगा। तो माने उसकी सीट उसके साथ मूव करनी चाहिए। तो वर्किंग पोस्चर इज क्वाइट critical in that case. Now it has been felt and suggested that sitting posture is better than standing posture all the time. तो सीट में वैसे हाइट एडजस्टमेंट्स होने चाहिए ताकि वो बैठ के भी कंट्रोल कर पाए। बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि जो हमारे थाइस का और हमारे फीट का जो सपोर्ट है और जो बैक का सपोर्ट है, स्पाइन का सपोर्ट है, वो हमको पूरी बॉडी को प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करता है। इवन हम सडन जर्क, सडन फोर्स अप्लाइड फॉर एन इंस्टेंट भी क्विकली कर सकते हैं। अदरवाइज स्टैंडिंग पोस्चर में ये काफी बार पॉसिबल नहीं होता। इसलिए इट इज फाउंड बाय दिस बॉडी डायनेमिक्स स्टडी दैट सिटिंग पोस्चर इज फार बेटर देन स्टैंडिंग पोस्चर। Now the reason is possible, like it is more stable, as I told you, it is less fatiguing, कम थकता है बंदा, ज्यादा स्टेबल है। It makes the operation of hand and foot controls more convenient and effective. As I told you कि बैठे हुए जो फुट की और हैंड की या ये सब कंट्रोल्स होते हैं वो कंपैरेटिवली आसान होते हैं। इवन हायर फोर्स ऑफ सडन फॉर टाइम बीइंग या सडन जब हम फोर्स हायर फोर्स लगा रहे हैं तो वो लगा सकते हैं। स्टैटिक पोस्चर में बहुत सारी चीजें पॉसिबल नहीं होती क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमको फीट का ही सपोर्ट मिलता है, उसमें बॉडी पोस्चर में सिर्फ फीट का सपोर्ट मिलता है। जबकि अब सिट करते हैं तो हमको फीट का भी पोस्चर, फीट पे भी सपोर्ट मिलता है, पैरों में भी, पैर के तलवों में भी सपोर्ट मिलता है, पीठ में भी सपोर्ट मिलता है, हिप और थाई पोर्शन से भी सपोर्ट मिलता है। सो बॉडी कंपैरेटिवली रिलैक्स रहती है, स्टेबल रहती है, कम थकती है और ईज रहता है कंट्रोल में। नाउ इट इज
कुछ कंसिडरेशंस हैं जब हम वाइल स्पेसिफाइंग द वर्क स्पेस। एरिया ऑफ साइट जो है वो कंसीडर करनी चाहिए, कितनी रेंज, कितने एरिया तक हमारी विजिबिलिटी है, क्योंकि फैक्ट्रीज में नेचुरल लाइट कितनी है, आर्टिफिशियल कितनी लगानी है, और नॉर्मल ह्यूमन साइट आई साइट कैसी है, उस हिसाब से उस डिस्प्ले के लिए हमको लाइट कितनी लगानी है और नॉर्मल ह्यूमन आई कितना देख सकती है, सारी स्टडी बहुत जरूरी है। मैनुअल एक्टिविटी का एरिया कैसा है जो कि हैंड और फुट दोनों के मूवमेंट के लिए है, तो ये दोनों चीजें स्टडी करनी होती हैं। एंड द नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट विथ सीटिंग अरेंजमेंट, प्रॉपर कैसा सीटिंग अरेंजमेंट होता है जो हमको ऑप्टिमम सीटिंग ऑप्टिमम वर्किंग कंफर्ट दे। देन विल गो टू द वर्किंग एनवायरनमेंट, लाइक लाइट कैसी हो, लाइट्स कैसी कैसी हो सकती हैं और कैसे कैसे किस किस सिचुएशन में जरूरत होती है। देन विल सी नॉइज और वाइब्रेशंस को जो कि हमारे सराउंडिंग में होंगे उनको कैसे मैनेज करना है। ये सारी चीजें देखने के बाद जो टेम्परेचर वर्किंग एनवायरनमेंट में है, वर्क जिसको बोलते हैं HVAC बोल सकते हैं या वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग बोल सकते हैं, तो ये सारी चीजें हम और देखेंगे अभी इसमें, फिर थोड़ा सा एंथ्रोपोमेट्रिक डेटा को और डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ हमारा फिर ये इतने सब के बाद हमारा जाके यूनिट 5 खत्म हो जाएगा और सिलेबस भी खत्म होगा। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी नाउ or even in the start of the next lecture also. Ankit Rajput, you have raised your hand. Yes, please. Okay, if you don't have any doubt, we can call it a day. Thank you. Thanks for attending the same. Thank you, sir. You may leave now. No issues.